हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नेम आप देखो, निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर्स को समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है। प्रश्न एक देखो, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो भारत में जो निर्धनता रेखा बनाई गई है उसका आकलन किस तरह से करते हैं ये आपको बताना है। तो देखो, निर्धनता का आकलन करने की सामान्य विधि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है। आय यानी कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब आदमी, ठीक है, वो कितना कमाता है, ठीक है, उसकी आय और वो कितना उसको खर्च करता है, ठीक है, इस चीज़ पर निर्भर करती है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय न्यूनतम भोजन, कपड़ा, ईंधन, जूता, बिजली, ठीक है, शैक्षिक एवं यहाँ पर आप देखो चिकित्सकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि कम से कम आदमी को मतलब अपना जीवन जीने के लिए इन चीज़ों की कम से कम कितनी ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखो, चालू खाद्य आवश्यकता का सूत्र क्या है, यहाँ पर कैलोरी पर आधारित है। और जो चालू खाद्य है उसका सूत्र क्या लेते हैं, हम यहाँ पर कैलोरी लेते हैं। ठीक है, भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 होती है। ठीक है, 2400 कैलोरी होती है और शहरी क्षेत्रों में इसे 2100 कैलोरी मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। फिर आप देखो, यहाँ पर है मौद्रिक अवस्था में इसका मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति मास एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए 454 रुपये किया गया है। ठीक है, अब देखो प्रश्न 2 है आपके पास, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हम नहीं समझते कि जो निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका है वह सही है। ठीक है, यह केवल क्या हुआ है, आय एवं उपभोग के स्तर का आकलन करता है। ठीक है, यानी कि जो अभी निर्धनता आकलन जो करा जा रहा है उसमें हम क्या चीज़ें ले रहे हैं, दो चीज़ें ले रहे हैं, एक आय और दूसरा उपभोग। और चीज़ें भी यहाँ पर हैं, जैसे कि देखो, सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार गरीबी को सामाजिक संकेतों के अनुसार देखा जाना चाहिए, जैसे कि निरंतर कुपोषण के कारण सामान्य शिक्षा का अभाव हो रहा है। ठीक है, अब बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आय और उपभोग से ही नहीं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे कि कुपोषण के बहुत जगह लोग शिकार होते जाते हैं लगातार। ठीक है, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव। अब ये भी है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, भले वो अच्छा कमा रहा है, ठीक है, वो अच्छा मतलब खा भी रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, कार्य अवसर उसको काम करने के लिए मतलब काम मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पीने के लिए पानी एवं स्वच्छता का अभाव, ये सभी चीज़ें भी उसमें आनी चाहिए। ठीक है, गरीबी पर सामाजिक अपेक्षा यानी कि सोशल जो एक्सक्लूजन होते हैं एवं गरीबी का शिकार होने की प्रवृत्ति के आधार पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न 3 है आपके पास, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा आपको करनी है। ठीक है, तो 1973 से जो जो निर्धनता में यहाँ पर बदलाव आए वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखो ये रहा, देखो निर्धनता अनुपात और निर्धनों की संख्या। ठीक है, मिलियन में है ये आपके पास। ठीक है, ऐसे नहीं 261, ये मिलियन है। ठीक है, आगे देखो निर्धनता अनुपात। अब देखो वर्ष 1973 से 74 तक कितना था, ग्रामीणों में निर्धनता अनुपात कितना था, 56.4% था। शहरों में यहाँ पर 49% था आपका, और यहाँ पर संयोजित और जो कुल थे टोटल मिला के कितना था आपका, 54.9% था यहाँ पर। ठीक है, अनुपात उसका। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मिलियन लोग यहाँ पर थे, देखो 261 मिलियन। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो, इसे अच्छे से आप नोट कर लो। ठीक है, ये एक तरह से आपको आकलन नहीं दिया हुआ है जो आप चैप्टर के अंदर से निकाल सकते हो, आपकी बुक में चैप्टर में आपको ये दिया होगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब देखो नोट कर लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप कुछ इस तरह से लिखोगे, देखो उपरोक्त तालिका से यह प्रदर्शित होता है कि 1973 से 74 में गरीबी का कुल अनुपात जनसंख्या का लगभग 55% था, जो घटकर 1993 से 94 में कितना हो गया, 36% हो गया, एवं 1999 से 2000 में ये 26% हो गया। इस प्रकार गरीबी की संख्या जो 1973 से 74 में 221 लाख थी, वो 1919 से लेकर 2000 में कम होकर कितनी हो गई, 260 लाख रह गई है। ठीक है, अब देखो प्रश्न 4 है आपका, भारत में निर्धनता के अंतर, ठीक है, निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण आपको प्रस्तुत करना है। अंतर राज्य यानी कि राज्य के अंदर, ठीक है, स्टेट्स के अंदर। देखो भारत में निर्धनता का अंतर राज्य असमानता का विवरण निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रदर्शित है, जो कि देखो भारत के निश्चित क्षेत्रों के गरीबी अनुपात 1999 से 2000 तक के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारे स्टेट्स का आपको दे रखा है, राज्य जैसे कि उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, सारे आपको दिए हुए हैं। ठीक है,
तो इसमें भी आप एक बार क्या करें, वीडियो को आप पॉज करके और इन सबको नोट करें, ठीक है। और बाद में आपको इन्हें क्या करना है, समझना भी है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। देखो उड़ीसा में आपका सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 47% है, फिर बिहार में 37%, 37.4, मध्य प्रदेश में भी 37.4, और सबसे कम यहाँ पर कितना में आ गया, जम्मू और कश्मीर में 3.5% है। अब देखो इसमें क्या लिखोगे आप, उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि उड़ीसा सबसे गरीब राज्य है जिसकी 47.2% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, और जम्मू एवं कश्मीर में सबसे कम गरीबी है, इसकी 3.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, और संपूर्ण भारत की गरीबी 26.1% है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इस तालिका में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो संपूर्ण भारत है इसमें आप लिखोगे 26.1 है, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है आपके पास, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो निर्धनता के समक्ष यहाँ पर आप देखो निरूपाय है, ठीक है। तो देखो उत्तर आप लिखोगे इसका, अनुसूचित जनजातियां 51%, शहरी आकस्मिक मजदूर 50%, ग्रामीण कृषि मजदूर 47%, और अनुसूचित जाति 43% है। भारतीय गरीबी का औसत अनुपात 26.1% है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, और उनमें जो 26.1% है उनमें अनुसूचित जनजाति का 51% है, ठीक है। ये सब जो है उनमें से। अब देखो आगे है आपका सामाजिक समूह, जिसमें विधवा, अनाथ, शारीरिक विकलांग, बूढ़े लोग भी गरीबी के समक्ष निरूपाय हैं। अब देखो प्रश्न है आपके पास, भारत में अंतर्राज्यीय, ठीक है, निर्धनता में विभिन्नता के कारण आपको बताना है, ठीक है। भारत में जो अंतर्राज्यीय यानी कि स्टेट्स के अंदर जो निर्धनता के विभिन्न रूप हैं, ठीक है, विभिन्नता है, उसके कारण आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता के विभिन्नता के कारण निम्नलिखित है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, ठीक है। अब आपने देखा जैसे कि हर राज्य में कितने प्रतिशत लोग गरीब रेखा से नीचे हैं, तो उसमें यहाँ पर क्या है लिखा है कि वही लिखा है कि प्रत्येक राज्य में जो निर्धन लोग का अनुपात है वो क्या है, हर राज्य में अलग अलग है, ठीक है। प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक वातावरण, जलवायु, मिट्टी, वर्षा आदि ये सब समान नहीं होती, ये भी आपको पता है। प्रत्येक राज्य समान रूप से मानव संसाधन यानी कि आर्थिक, शिक्षा और यहाँ पर आप देखो स्वास्थ्य का विकास नहीं कर पाए हैं, ठीक है। बहुत जगह तो ये क्या है डेवलप्ड है, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी है जहाँ पर इन सब चीज़ों की अच्छी सुविधाएं नहीं है। प्रत्येक राज्य में भूमि सुधार का कार्य समान नहीं हुआ है। और आगे देखो, केंद्रीय प्रादेशिक सरकार समान रूप से सभी क्षेत्रों में समान निवेश नहीं करती। दूर स्थिति, यहाँ पर आप देखो दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों की अवहेलना की जाती है, उनको अक्सरतर मतलब छोड़ दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एकदम दूर होते हैं तो सरकार उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जो कि एक तरह से गलत है, ठीक है। प्राकृतिक विपदा जैसे कि बाढ़, तूफान, सुनामी का सभी राज्यों में न होना, ठीक है। अब ये जो प्राकृतिक विपदा होता है जैसे कि बाढ़, तूफान, सुनामी, ये भी हर राज्य में नहीं आते, जहाँ पर आते हैं वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी इनसे हो जाता है। फिर देखो प्रश्न 7 है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें, ठीक है। तो देखो विश्व में जो निर्धनता है, तो देखो विश्व बैंक के अनुसार सार्वभौमिक निर्धनता जो 1990 से में 28% थी, वो घटकर 2001 में 21% हो गई है, ठीक है। आगे देखो, निर्धनता में स्थिरता से चीन एवं दक्षिण एशिया के देशों में मानवीय संसाधनों में वृद्धि के कारण कम हुई है, और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में तेजी से निर्धनता में कमी नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि ये जो देश है इनमें अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा निर्धन है, इनमें मतलब निर्धनता है, जो लोग मतलब निर्धन है वो एकदम से कम नहीं हुए हैं, ठीक है। आगे देखो, निर्धनता कुछ निश्चित देशों के बीच तुलना, ठीक है। तो देखो कुछ निश्चित आपको देश दिए गए हैं, इनकी निर्धनता यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। प्रतिदिन $1 से कम आय वाली जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि जो जनसंख्या प्रतिदिन $1 से भी कम कमाती है उसका आपको यहाँ पर प्रतिशत दे रखा है, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश देखो 36%, ब्राज़ील 8.2%, चीन है यहाँ पर 16.6%, भारत है 35.5%, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब आपको दिए हुए हैं, इनको आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे आपके पास प्रश्न 8 है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा आपको करनी है, ठीक है। निर्धनता उन्मूलन की जो वर्तमान में सरकारी रणनीति चल रही है उसकी आपको चर्चा करनी है। तो देखो भारत से गरीबी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर आर्थिक विकास में वृद्धि की गई है, ठीक है। गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण तत्व आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना है, ठीक है। आर्थिक विकास, अब देखो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की तुलना में तेजी से वृद्धि होनी चाहिए।
आगे देखो, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि लोग, जब जनसंख्या कम होगी तो लोगों को अवसर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो, गरीबी को अधिक सीमा तक कम किया जा सकता है यदि हम परिवार नियोजन पर जोर दें। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जब जनसंख्या कम होगी तो प्रति व्यक्ति की जो आय है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यह जनसंख्या वृद्धि की दर में एवं आर्थिक संसाधनों के बीच अंतर करने में सहायक होगा। फिर देखो, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, अत्यधिक रोजगार अवसर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर, ठीक है, बढ़ाकर भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर रोजगार बढ़ाएंगे तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जिससे क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, निर्धन भी लोग कम रहेंगे। फिर इस प्रकार सार्वजनिक कार्य विस्तृत पैमाने पर प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो छोटे छोटे मतलब फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, मानव शक्ति का कुशल उपयोग निस्संदेह अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न करेगी और इससे गरीबी को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखो, भूमि सुधार, निर्धनता दूर करने के लिए भूमि की यहाँ पर आप देखो हदबंदी कानून के अंतर्गत प्राप्त भूमि को भूमिहीन एवं गरीब किसानों में बांट देना चाहिए। ठीक है, जो अभी भूमि है उसको आम लोगों में बांट देना चाहिए, गरीब लोगों में, जिससे कि वहाँ पर खेती करें और अपनी भी आय बढ़ाएं और देश की, ठीक है, जो जीडीपी है उसको भी वो आगे बढ़ाएंगे। भूमि के बिखराव को रोकना चाहिए। ठीक है, और खेती की चकबंदी की जानी चाहिए। भूमि मतलब ऐसे नहीं कि फैल जाए, छोटा 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 टुकड़ा हर जगह, और इसकी चकबंदी की जानी चाहिए, चारों साइडों से बाढ़ करनी चाहिए। फिर देखो, प्रश्न 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में आपको उत्तर देना है। तो मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो देखो, इसका उत्तर आप लिखोगे, मानव निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में अयोग्य हो, जैसे कि खाना, कपड़ा, निर्वाह, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे, मानव निर्धनता यानी कि कम से कम मतलब इंसान के पास इतना पैसा हो कि जो अपनी आवश्यक चीज़ें जैसे खाना, कपड़ा, पानी, ये सब चीज़ों को वो पूरा कर सके। ठीक है, निर्धनता में भी सबसे निर्धन कौन है? तो देखो, अनुसूचित जाति, शहरी प्रत्याशित श्रमिक एवं कृषि ग्रामीण मजदूर निर्धनों में सबसे निर्धन है। ठीक है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोग भी निर्धनों में सबसे निर्धन होते हैं। आगे देखो, फिर यहाँ पर है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा है, ठीक है, 2005 की मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, तो देखो, नरेगा को सितंबर 2005 में जारी किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप याद रखना कि नरेगा NREGA इसको कब लागू किया गया था। तो इसको सितंबर 2005 में जारी किया गया था, और इसकी जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वो आपके यहाँ पर दी गई है। ठीक है, देखो, विशेषताओं में आपके पास यहाँ पर पहला पॉइंट है, 20 जिलों में प्रत्येक वर्ष क्या किया गया, गृहस्थ को 100 दिन के रोजगार का यहाँ पर आप देखो आश्वासन प्रदान किया गया, यानी कि उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और बाद में यह योजना 600 जिलों में कर दी गई। ठीक है, फिर देखो, आगे कुछ पॉइंट है इसमें आपके पास कि 1/3 जो आरक्षित कार्य हैं, ठीक है, 1/3 आरक्षित कार्य महिलाओं को क्या किया, महिलाओं के लिए होंगे। ठीक है, यानी कि जो 1.3 आरक्षित कार्य है वो महिलाओं के लिए होंगे। फिर है, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन कोष का निर्माण करेगी। और फिर है, यदि कार्य 50 दिन के भीतर प्रदान नहीं कराया गया तो प्रतिदिन रोजगार भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्लास 9 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं, एंड आप क्लास 9 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।